एक बार की बात है, चार दोस्त एक गाड़ी में रात का सफर तय करते हुए एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे होते हैं। रवि अपने दोस्त रोहन से कहता है, यार इस हाईवे से क्यों जा रहा है? क्या तुझे पता नहीं इस हाईवे पर चुड़ैल का साया है? क्या है यार रवि, पीना कम कर दे, वरना किसी ने तेरी ऐसी बातें सुन ली तो तुझे मेंटल हॉस्पिटल छोड़ाएगा। पीछे बैठे दोनों दोस्त रवि पर हंसने लगते हैं। तभी एक हिरण अचानक से गाड़ी के सामने आ जाता है। रोहन अचानक गाड़ी को रोककर बाहर निकलकर देखने लगता है। रवि, विजय और राहुल भी बाहर निकलकर आसपास चेक करते हैं, पर उन्हें वहां कोई हिरण नहीं मिलता। सब गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं और रोहन गाड़ी स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद रोहन को रोड के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखती है। रोहन गाड़ी रोक देता है और वो बूढ़ी औरत गाड़ी के पास आकर कुछ खाने के लिए मांगती है। अम्मा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। मुझे मांस चाहिए, इंसानी मांस। ये कहकर वो औरत बहुत जोरों से हंसने लगती है। रोहन गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चलाने लगता है। सारे लोग इस चीज से काफी डर गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। देखा, मैंने बोला था ना यहाँ चुड़ैल रहती है, अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। रवि चुप कर यार, ऐसे ही अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। ऊपर से तू उल्टी सीधी बातें करते जा रहा है। रोहन गाड़ी को काफी तेज से चला रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने वही हिरण आ जाता है। रोहन अपना संतुलन खो देता है और गाड़ी को हिरण के आर पार कर देता है। यार हिरण टकराया तो था, पर हमें आवाज क्यों नहीं आई? ये सब छलावा है। रोहन गाड़ी जल्दी चला, अब कहीं मत रोकना। रोहन बिना रुके गाड़ी चला रहा था कि तभी उसके सामने वही बूढ़ी औरत दिखती है। इस बार रोहन ने गाड़ी नहीं रोकी और आगे निकल गया कि तभी विजय जोर से चिल्लाते हुए रोहन को बोलता है, भाई गाड़ी और तेज चला, वो औरत पीछे ही भाग रही है, कहीं हमें पकड़ न ले। वो बूढ़ी औरत बहुत तेजी से गाड़ी का पीछा कर रही थी। सबको पता चल गया कि ये कोई मामूली औरत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो औरत कभी भी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएगी और सबका काम तमाम कर देगी। भाई रोहन, सलमान भाई को बुला, वही हमारी मदद करेंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ मौत हमारा पीछा कर रही है और तू सलमान भाई को याद कर रहा है। तभी विजय बाहर देखता है। वो बूढ़ी औरत उस हिरण पर बैठकर गाड़ी का पीछा कर रही है। ये देखकर गाड़ी में बैठे सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हाईवे खत्म हो जाता है और रास्ते में रोहन को एक मंदिर दिखाई देता है। भाइयों, मैं उस मंदिर के पास गाड़ी रोकूंगा, तुम लोग मंदिर के अंदर घुस जाना। पर वो चुड़ैल तो हमारे पीछे ही है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रोहन ने गाड़ी को मंदिर के सामने रोक दिया और सारे लोग मंदिर के अंदर जान बचा के घुस गए। मंदिर में पुजारी उन लोगों को देखकर समझ गए थे कि उनके साथ उस छलावे ने छल किया है। पुजारी ने सबके सर पे भभूति लगाकर गंगा जल का छिड़काव कर दिया। वो चुड़ैल मंदिर के बाहर ही घूम रही थी और लगातार चिल्लाते हुए उन्हें बाहर बुला रही थी। सारे दोस्त मिलकर पुजारी से मदद मांगते हैं। पुजारी उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगते हैं। उस देर में पंडित काफी मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और बाहर उस चुड़ैल के पास जाकर उसे अपनी आंखों की लेजर लाइट से उस चुड़ैल को भस्म कर देते हैं। चुड़ैल वहीं चिल्लाती रह जाती है।
सारे दोस्त पुजारी को शुक्रिया अदा करते हैं और कुछ देर बाद वो लोग वापस गाड़ी में बैठकर अपने मंजिल की ओर निकल गए। पर यह सफर उनके लिए बहुत रोमांचक और यादगार साबित हुआ। एक समय की बात है, शिवपुर नाम के गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम रूबी था। रूबी के बाल बहुत लंबे और घने थे, जिसकी चर्चा आस पड़ोस के गांव में भी हुआ करती थी। रूबी को अपने बालों पर बहुत घमंड था और वो नई नई चीजें अपने बाल में लगाया करती थी ताकि उसके बाल और भी सुंदर हो जाएं। राधा दीदी, मेरे बाल बड़े टूट रहे हैं। लगता है कुछ दिनों में मैं गंजी हो जाऊंगी। रूपाली दी, मौसम चेंज होते ही मेरे बालों का भी यही हाल हो जाता है। ना जाने मैं क्या करूं। उन दोनों औरतों की बात सुनकर रूबी वहां आ जाती है और कहती है, अरे दीदी, मेरे बाल भी बड़े कमजोर हो गए हैं। ना जाने किसकी नजर लग गई है। पर रूबी, तुम्हारे बाल तो बड़े सुंदर हैं। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे तुम्हारे जैसे बाल होते तो मैं हमेशा संभाल के रखती। अरे दीदी, काहे के बाल झाड़ हो गए हैं सारे के सारे। ये कहकर रूबी वहां से चली जाती है। देखो तो कैसे बीच में आकर बोलकर चली गई। इसे अच्छे से पता है कि इसके बाल बहुत सुंदर हैं, इसीलिए मुफ्त की तारीफ बटोरने आई थी कल मुही। उसी गांव में रोहित नाम का एक लड़का रूबी को मन ही मन पसंद करता था और रूबी उसे जरा भी भाव नहीं देती थी। रोहित ने कई बार रूबी को अपने मन की बात बताई और रूबी हमेशा उसे जलील कर कर भगा देती थी। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? खुद की शक्ल देखी भी है? मुझे तो कोई अमीर नौजवान ही ले जाएगा। और तुम राहुल, आज के बाद मेरे आसपास भी मत भटकना, वरना लोग सोचेंगे रूबी के स्टैंडर्ड्स को क्या हो गया है। रूबी की बात राहुल के दिल पर लग जाती है और वो बदला लेने का प्लान बनाता है। अगली सुबह राहुल भेष बदलकर तेल बेचने निकल पड़ता है। रूबी उस तेल को खरीद लेती है और रात में लगाकर सो जाती है। अगली सुबह रूबी के सारे बाल टूटकर गिर जाते हैं। हाय मोरी मैया, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? और खिड़की से भी पड़ोसन ने मुझे देख लिया है और वो हंसते हुए पूरे गांव को बता देगी। अब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। कुछ दिन बाद एक पेड़ से रूबी की लाश लटकी मिलती है। रूबी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। इन गांव वालों ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब मैं बताती हूँ। उसी रात रूबी ने गांव की सारी औरतों को गंजा कर दिया। अगली सुबह उठने पर सारी औरतें शर्म से घर के बाहर नहीं निकल रही थीं। फिर एक एक करके रूबी ने औरतों को मारना शुरू कर दिया। ऐसे ही कई रात औरतें घर के बाहर मृत मिलती। गांव के लोगों ने इस सब से परेशान होकर पड़ोस के बाबा को बुलाया। बाबा उस पेड़ के पास गए जहां रूबी ने फांसी लगाई थी। बाबा ने अपने तंत्र विद्या से चुड़ैल को बुलाया और चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगे। तुम क्या चाहती हो और लोगों को क्यों मार रही हो? मैं जब गंजी हुई तो इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरे गंजेपन को देखकर बहुत हंसे। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी बाबा राहुल को पकड़ के ले जाने के लिए कहते हैं। राहुल के आते ही बाबा उसे चुड़ैल के सामने पेश करते हैं। इसने तुम्हारी ये हालत की है, इसे पकड़ो और बाकी गांव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल ने राहुल को बहुत पीटा और उसे भी गंजा कर दिया। रूबी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बाल नहीं लौटा सकता, पर एक विग दे सकता हूँ जिससे तुम्हारे बाल वापस मिल जाएंगे। राहुल उस चुड़ैल को एक विग लगाकर देता है
और रूबी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। शीला बाहर आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तभी वो कुछ औरतों के मुंह से शीला सुनती है। गांव के बाहर बहुत बड़ा बाजार लगा है। हर सामान 80% ऑफ पर मिल रहा है। हम सभी को जाना चाहिए सामान लेने। क्या पता कब सेल खत्म हो जाए और सामान महंगा मिलने लगे। यह बात सुनकर शीला अपने पति विष्णु को कहती है, अजी सुनते हैं, हमें भी उस बाजार में जाना चाहिए। मैंने सुना है कहीं बाहर शहर से बाजार लगाने आए हैं लोग। हम भी वहाँ से बहुत सारा सामान सस्ते में ले आएंगे। नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सस्ते के चक्कर में हर हफ्ते तुम पूरा घर बेकार की चीजों से भर देती हो। शीला अपने पति विष्णु की बात सुनकर काफी निराश हो जाती है और अपने पड़ोसी रिया के घर चली जाती है। रिया, क्या तुमने सुना है गांव के बाहर बहुत अच्छा बाजार लगा है। सब सामान पे 80% ऑफ है। क्या सच में? हमें भी जाना चाहिए उस बाजार में। पर मुझे विष्णु जाने ही नहीं दे रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं, क्या पता वो मान जाए। ठीक है शीला, तुम कह रही हो तो, पर ऐसा ना हो सेल ही खत्म हो जाए। कुछ दिन बीत जाते हैं। शीला विष्णु को मनाने की बहुत कोशिश करती है। अजी सुनते हैं? हाँ, क्या हुआ? मैंने बोला ना, हम वहाँ नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। शीला विष्णु से रूठकर बैठ जाती है, जिस कारण विष्णु को उसकी बात माननी ही पड़ती है। शीला बहुत खुश हो जाती है और रात में विष्णु के साथ उस बाजार में चली जाती है। शीला देखती है कि सब लोग बहुत सस्ते में शॉपिंग कर रहे हैं। वह भी वहाँ शॉपिंग करके अपने घर आती है। अगले दिन शीला जब सामान थैले से निकालती है तो वह देखती है कि सारा सामान टूटा हुआ है। शीला बहुत दुखी हो जाती है। ये क्या हुआ? सारे सामान कैसे टूट गए? आज रात में ही मैं उस बाजार में जाकर सारा सामान लौटा दूंगी। उसी रात को शीला अपने पति विष्णु के साथ उसी बाजार में जाती है। शीला आसपास देखती है कि सारे लोग जो कल शॉपिंग करने आए थे वो लोग आज बाजार में सामान बेच रहे हैं। शीला को समझ नहीं पाती। तभी वो अपने पति को देखती है। विष्णु हिप्नोटाइज हो जाता है और एक दुकान के अंदर काम करने लगता है। शीला विष्णु को बोलती है, मत करो आप ये सब यहाँ, काम क्यों कर रहे हो? पर विष्णु को सुनता ही नहीं। शीला रोने लग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। रोते रोते शीला एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है कि तभी एक बाबा वहाँ से गुजर रहे होते हैं। बाबा शीला को रोता देखकर रुक जाते हैं और वह पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? बाबा, मेरे पति को पता नहीं क्या हुआ है। वो उस बाजार में जाकर काम करने लगे हैं। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें होश में लाने की, पर वो तो सुन ही नहीं रहे। तुम्हें उस बाजार के बारे में नहीं पता क्या? इसे भूतों का बाजार बोला जाता है। जो लोग यहाँ से सामान लेते हैं वो अपना सब कुछ भूलकर यहाँ काम करने लग जाते हैं। फिर भूत उन्हें भी मारकर अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे पति को बचाने का बस एक ही तरीका है। उस बाजार के अंदर एक गुफा मिलेगी जिसमें भूतों का सरदार सोया हुआ रहेगा। भूतों के सरदार की नींद जब टूटेगी वो सारे इंसान को मारकर अपने जैसे बना लेगा। तुम्हें बस जाकर उसकी जादुई छड़ी तोड़नी होगी, जिससे सब लोग आजाद हो जाएंगे। ठीक है, अब आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। शीला उस गुफा के अंदर जाती है और देखती है एक बड़ा सा दानव वहाँ सोया हुआ है। शीला जल्दी जाकर उसकी छड़ी उठा लेती है। तभी वहाँ बहुत सारे भूत आ जाते हैं और शीला की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बाबा वहाँ आ जाते हैं और शीला उस छड़ी को बाबा की तरफ फेंकती है। बाबा उस छड़ी को तोड़ देते हैं। छड़ी के टूटते ही सारे लोग होश में आ जाते हैं और वह सारे भूत गायब हो जाते हैं। शीला बाबा की मदद के लिए धन्यवाद करती है और सारे लोग अपने घर चले जाते हैं। एक बार की बात है, मयंक अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे बैठकर बर्गर खा रहा होता है। तभी रोहित मयंक से बर्गर का एक बाइट मांगता है, पर
मयंक को बर्गर इतना पसंद था कि वो रोहित को कुछ भी नहीं देता। इस बात पर रोहित मयंक से काफी नाराज हो जाता है और उसे गुस्से में आकर नदी में धक्का दे देता है। सारे दोस्त इस बात को मजाक में ले रहे थे और मयंक का मजाक उड़ा रहे थे कि तभी नदी में बाढ़ आ जाती है और मयंक को अपने साथ ले जाती है। सारे दोस्त मयंक को बचाने की कोशिश करने लगते हैं पर कोई उसे बचा नहीं पाते। अगली सुबह मयंक की लाश नदी के किनारे मिलती है। मयंक के हाथ में अभी भी वही बर्गर था। सारे लोग उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। पर मयंक की आत्मा ने अब एक खतरनाक पिशाच का रूप ले लिया है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरी मौत उनकी वजह से हुई है ना? अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। बर्गर की वजह से मुझे नदी में धक्का दिया था ना, अब इसी बर्गर की वजह से पूरे गांव को खत्म कर दूंगा मैं। ये कहकर वो पिशाच जोरों से हंसने लगता है। अगली सुबह पिशाच भेष बदलकर बर्गर का ठेला लगाता है। उसके बर्गर की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। क्या भाई, नए हो गांव में? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अरे बात होती रहेगी, मुझे सब्र नहीं हो रहा, पहले मुझे बर्गर खिला दो। पिशाच सभी को बर्गर खिला देता है और उसी रात जिन लोगों ने बर्गर खाया होता है उनकी लाश नदी के किनारे मिलती है। अभी तक किसी को भी पिशाच पर शक नहीं होता और लोग उसके ठेले पर आकर बर्गर खाते रहते थे और अगले दिन नदी के किनारे उसकी लाश पड़ी मिलती है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा और ये खबर मयंक के दोस्तों के कानों तक पहुंच जाती है। यार शिव, तूने सुना? यहाँ कोई नया लुटेरा आया है और वो सबको मारकर नदी के किनारे फेंक देता है। और मैंने तो ये भी सुना है उन लोगों को किसी लुटेरे ने नहीं, किसी भूत प्रेत ने मारा है। मयंक की मौत के बाद ही ये सब शुरू हुआ है। कहीं वो ही तो नहीं इन सब के पीछे? अगर ऐसी बात है तो हमारी जान खतरे में है। मैंने तो ये भी सुना है कि गांव में एक नया बर्गर वाला आया है। ये सारी चीजें छोड़ो और चलो पहले बर्गर खा के आते हैं, फिर सोचेंगे उसके बारे में। सारे दोस्त पिशाच के पास बर्गर खाने के लिए आते हैं। पिशाच अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से सारे लोगों को हटाकर पहले उन्हें बर्गर देने लगता है। ये देखकर शिव अपने दोस्तों से फुसफुसाते हुए कहता है, दोस्तों रुको, क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? क्यों? बर्गर फ्रेश नहीं है क्या? अरे वो बात नहीं है, देखो इतनी भीड़ में भी उसने सबसे पहले हमें बर्गर दिया है और लगातार वो हमें ही घूरे जा रहा है। मुझे तो बर्गर में कुछ काला लगता है, मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। शिव सॉस मांगने के लिए पिशाच के करीब जाता है और गर्म गर्म बर्गर पिशाच के पैरों पर गिरा देता है। अबे शिव के बच्चे, ये क्या किया तूने? पिशाच के मुंह से शिव अपना नाम सुनकर समझ जाता है और सारे दोस्त भी समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मयंक ही है। पर सारे लोग ऐसा दिखावा करते हैं जैसे सब कुछ ठीक है और बर्गर खाने की एक्टिंग करते हुए वहां से चले जाते हैं। यार अब कुछ करना पड़ेगा। उसने तो हमें बर्गर खाते हुए देख लिया, मतलब वो हमें मारने आएगा। हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी वरना मयंक हमें भी मार डालेगा। मुझे नहीं पता था कि मजाक एक दिन इतना भारी पड़ेगा और हम मयंक को खो देंगे। अब जो हो गया सो हो गया। अब वो हमारा दोस्त नहीं है, अब वो एक पिशाच बन चुका है और उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। पर हम करेंगे क्या? मैं किसी बाबा को जानता हूँ जो हमारी मदद जरूर करेंगे। तीनों दोस्त बाबा के पास जाते हैं। और सारी बातें उन्हें बताते हैं। बाबा तीनों को उनके मजाक के लिए बहुत डांटते हैं पर आखिर में उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। रात होती है और तीनों दोस्त ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो पिशाच के वश में हैं। तीनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और गांव के कुछ लोग भी वहां खड़े रहते हैं जिन्होंने बर्गर खाया था। देखो तो कौन आया है, आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तुम लोगों की वजह से मेरी ये हालत हुई है और तुम लोग ही मेरी मौत के जिम्मेदार हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर पिशाच जोरों से हंसने लगता है
कि तभी बाबा वहां आ जाते हैं। पिशाच बाबा को देखकर बोलता है, तुम्हें तो मैंने बर्गर नहीं खिलाया था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ खत्म करने आया हूँ मूर्ख। इन बच्चों को छोड़ दे। माना इन्होंने गलती की है, पर तू इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहा है? अब तो ये सब मेरे वश में है। अब ये सब बोलने का क्या फायदा बाबा जी? बाबा अपनी झोली में से सामान निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे सभी को होश में लाने लगते हैं। लोगों को होश में आने से पहले ही मैं पानी में डुबाकर मार देता हूँ। बाबा, तुमने सबको तो होश में ला दिया, पर इन तीनों का क्या होगा? इनकी मौत तो मेरे ही हाथों होगी। ये कहकर पिशाच रवि, रोहित और शिव के पास उड़ते हुए आने लगता है कि तभी रोहित बोलता है, हमने तो बर्गर खाया ही नहीं था। शिव की चालाकी की वजह से हम तुम्हारी चाल से बच गए, वरना हम भी आज तुम्हारे हाथों मारे जाते। भाई मयंक, हमने जानबूझकर ये नहीं किया था। हमने तो तुझे बचाने की कोशिश की थी। माफ कर दे यार। माफी, वो भी मुझसे? अब मुझे सबको तड़पा कर मारना पसंद है। अब मुझे किसी को मारना ही पड़ेगा खुद जीने के लिए। ये कहकर पिशाच तीनों के पास उड़ते हुए आने लगता है और तभी बाबा उस पिशाच पर मंत्रों का उच्चारण करते हुए पिशाच को कमजोर कर देते हैं। तभी सारे गांव वाले वहां मशाल लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। पिशाच को जलाकर मार देते हैं। उस दिन के बाद गांव में सबने बर्गर खाना छोड़ दिया और मयंक की आत्मा की शांति के लिए नदी के पास ही एक हवन करवाया गया। चुड़ैल का झूला। एक समय की बात है, गांव में एक पागल खाना था जो कि काफी समय पहले ही बंद हो चुका था। उस पागल खाने के बाहर एक पीपल का पेड़ था जिसमें बच्चों ने एक झूला लगा रखा था। गर्मियों के मौसम में बच्चे उधर खेला करते थे। एक दिन जब बच्चे उस झूले से झूल रहे थे, पीपल के पेड़ की चुड़ैल ने झूले में बैठे बच्चे को धक्का मार दिया। इससे सारे बच्चे काफी घबरा जाते हैं और डरकर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से वो झूला हर रात खुद ब खुद झूला करता और उस पेड़ से रोने चिल्लाने की आवाजें आया करती थी। सोनम अपने पति केशव के साथ उसी गांव में रहा करती थी। एक दिन सोनम के घर उसके बड़े भाई अपने दो छोटे बच्चे रूबी और शिव को लेकर आते हैं। सारे लोग खाना खाने के बाद सोने जाते हैं। तभी रूबी की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। वो शिव से कहती है, शिव देखो वहाँ झूला है, क्या हम वहाँ चले? पर रूबी, अभी तो रात हो चुकी है, क्या जाना ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ कोई खेलने वाला नहीं है, चलो ना चलते हैं। ठीक है, हम कल चलेंगे, अभी सो जाते हैं। रूबी को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वो बीच रात में ही शिव को नींद से उठा देती है। शिव, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, चलो ना खेलते हैं। इतनी रात में? अच्छा ठीक है, चलो झूले के पास चलते हैं। दोनों बच्चे बिना किसी को बताए झूले के पास जाकर झूला झूलने लगते हैं। रूबी झूले पर बैठती है और शिव उसे पीछे से धक्का दे रहा होता है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है। चलो रूबी, हमें लेट हो गया है, चलो घर वापस चलते हैं। शिव की बात सुनकर रूबी झूले से उतरने की कोशिश करती है, पर झूला खुद ही झूले जा रहा था। शिव झूले को जैसे ही रोकने की कोशिश करता है, झूले से शिव को ही चोट लग जाती है। शिव समझ जाता है कि
इस झूले में कुछ गड़बड़ है और वो भाग कर जाता है और घर में सबको उठाकर ले आता है। घर के सब लोग रूबी के पास आकर उसे झूले से उतारने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो झूला रुकने का नाम ही नहीं लेता। केशव झूले को पकड़ता है और सोनम रूबी को उतार लेती है। दोनों बच्चों को इस शरारत के लिए बहुत डांट पड़ती है। तुम दोनों अब उस झूले के पास नहीं जाओगे, उस झूले पर चुड़ैल का साया है। अगली रात जब सब सो रहे होते हैं, रूबी की आंख बीच में रात को खुल जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे अपनी ओर पुकार रहा है। रूबी उठकर उस झूले के पास जाकर झूला झूलने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। शिव की नींद हंसने की वजह से टूट जाती है और वो खिड़की के बाहर देखता है। बाहर अपने बहन को ऐसे झूला झूलते देख शिव के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से सारे घर वालों को उठाता है। केशव और सोनम गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और सब रूबी के पास जाते हैं। पहला गांव वाला, ए चुड़ैल, छोड़ दी इस बच्ची को और चली जा यहाँ से। चुड़ैल गांव वालों के सामने आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, ये झूला मेरा है और मैं इस बच्ची को अपने साथ रख लूंगी। दूसरा गांव वाला, चलो इस झूले को ही काट देते हैं। गांव वाले झूले को काट देते हैं जिससे रूबी नीचे गिर जाती है और होश में आ जाती है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। गांव वाले मिलकर पेड़ में भी आग लगा देते हैं जिससे चुड़ैल भी जलकर मर जाती है।